नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आपने अब तक कार पूलिंग के बारे में तो सुना होगा। ठीक उसी की तर्ज पर अब दिल्ली में लैंड पूलिंग भी होने जा रही है। जी हां, इससे फायदा ये होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में घर लेने का सपना जिन्होंने ने भी देखा है वो पूरा हो सकता है। दिल्ली में आबादी तो बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लेकिन घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। लेकिन इस लैंड पूलिंग के तहत करीब 17 लाख नए फ्लैट बनाने का प्लान है। कैसे होगा ये सब, जमीन कहां से आएगी और कौन फ्लैट बनाएगा, इसके क्या फायदे होंगे और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अपना घर अब सपना नहीं। देश की राजधानी में मिल सकता है आशियाना। सामने आई डीडीए की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी। दिल्ली में घर लेने का सपना तो सबका होता है, लेकिन वो सपना इतना महंगा है कि आम आदमी की हद से बाहर है। साथ ही दिल्ली में जमीन की कमी इस तरह के सपने को और महंगा कर देती है। लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के बाद लाखों नए घर बनने की राह आसान हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी। इसके तहत जिन लोगों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा अपनी जमीन है या ऐसे लोगों का एक समूह डीडीए से मिलकर लैंड पूलिंग पॉलिसी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये लोग उस जमीन पर फ्लैट्स बनाकर बेच सकते हैं। इस पॉलिसी में दिल्ली के आसपास के 95 गांव तय किए गए हैं। 4 जोन में 109 सेक्टर इस पॉलिसी के तहत बनाने का लक्ष्य है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जमीनों के करीब 60% हिस्से पर घर बनाए जाएंगे। जमीन मालिक ये घर बनवाएंगे, फ्लैट्स बेचकर मुनाफा वो बांट सकते हैं। बाकी करीब 40% हिस्से पर डीडीए शॉपिंग मॉल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, पार्किंग, बस स्टॉप और बाजार जैसी चीजें डेवलप करवाएगी। डीडीए वहां बिजली, पानी और सड़क की सुविधाओं को भी पूरा करेगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इस पोर्टल पर लैंड पूलिंग करने वाले जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लैंड पूलिंग के जरिए डीडीए में दिल्ली करीब 17 लाख फ्लैट्स बनाएगी। इनमें करीब 75 लाख लोग रह सकेंगे। इससे अवैध कॉलोनियों की समस्या भी काफी हद तक खत्म होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद डीडीए ई रसीद भी जारी करेगा। जमीन के मुताबिक 4 कैटेगरी K1, L, N और P2 हैं। ये पोर्टल अगले 6 महीने तक खुला रहेगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी को पूरा होने में करीब 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि 2030 तक दिल्ली का नया रूप देखने को मिलेगा, जहां अवैध कॉलोनियों के झंझट से भी लोगों को राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में घर का सपना अब केवल सपना नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही हकीकत भी हो सकता है, क्योंकि डीडीए की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वो सामने आ गई है। लेकिन आखिरकार इसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या चुनौतियां इसके सामने रहेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उसके अलावा हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट रमेश प्रभु जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ क्रेडाई एनसीआर के वाइस प्रेसिडेंट अजय सिंगल जी भी मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। हमने रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन बहुत से दर्शक जो हैं वो अब तक समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आखिरकार ये लैंड पूलिंग पॉलिसी होती क्या है और कैसे जो है इसके जरिए उन्हें घर मिल पाएगा। तो जरा पहले एक बार बताइए कि डीडीए की पूरी स्कीम क्या है आखिरकार। देखिए, डीडीए पहले जमीन एक्वायर करके फिर उस पर घर बनाती थी, उसके बाद वो होम बायर्स को दिए जाते थे। दिल्ली के आउटर में कई ऐसे गांव हैं जहां पे काफी जमीन है और किसान चाहते हैं कि वो जमीन डेवलप हो। लिहाजा लैंड पूलिंग पॉलिसी जिसकी अधिघोषणा पिछले साल की गई थी, लेकिन अब उस पर सरकार हरकत में आई है। इसका मकसद ये है कि जो आउटर दिल्ली में जो गांव है, 90 से ज्यादा गांव हैं और करीब 5 जोन है जहां पे गांव हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए और जिनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन है वो किसान खुद से जो है इस पॉलिसी का हिस्सा बने और अपना जमीन जो है वो डीडीए को दे। डीडीए उस जमीन को डेवलप करेगी
उसका हिस्सा जो है वो वापस करेगी। उसमें स्कूल कॉलेजेस कहाँ बनेंगे उसका मास्टर प्लान तैयार होगा, जो मास्टर प्लान 2021 है दिल्ली का, उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाएगा। इसके बाद उस जमीन पे जो डेवलप लैंड है उस पे जो प्राइवेट एंटिटी है वो खुद ही घर बनाए। तो इसका मतलब यह है कि कई तरह के फायदे होंगे। एक तो जमीन अधिग्रहण में जो लंबा समय लगता था उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ जो डिस्प्यूट है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी खुद ही घर बनाएंगे तो उसका एग्जीक्यूशन में भी समय कमी होगी। और साथ ही साथ जैसा कि आप रिपोर्ट में बता रही थी 17 लाख के आसपास घर बनाने हैं, 5 लाख घर EWS अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में होंगे, तो जाहिर तौर पर सप्लाई बढ़ेगी। तो दिल्ली में जो घरों की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी, लोगों को सस्ते घर का जो सपना है वो पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको प्लान के हिसाब से किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने फायदे तो बता दिए, लेकिन चुनौतियां जो हैं वो भी शायद कई रहेंगी। प्रदीप मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रकाश ने बताया कि लोगों का जो घर का सपना है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वाकई ये जो पूरी प्रक्रिया है इतनी आसान रहेगी? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि DDA जब भी कोई घरों की स्कीम लेकर आता है, और अगर हम पिछली कुछ स्कीम्स की बात करें तो वहां पे बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो लगता है कि ये उतना सफल हो पाएगा? देखिए, यहाँ DDA स्कीम लेकर नहीं आ रहा है, यहाँ प्राइवेट डेवलपर्स को या लैंड ऑनर्स को ये ऑप्शन दिया गया है। तो वो अब तक जो चला दिल्ली के अंदर आ रहा था कि DDA की स्कीम आती है, उसमें कभी रश होता है, कभी उसमें लोग रिटर्न कर रहे होते हैं, वो चीज अब नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, DDA एज अ फैसिलिटेटर ये काम कर रहा है। यहाँ अगर लैंड ऑनर के पास, चाहे वो फार्मर हो या कोई सोसाइटी हो या डेवलपर हो, अगर उसके पास लैंड है तो वो DDA में ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, जो वेबसाइट का नाम है online.dda.org.in में लैंड की डिटेल सबमिट करेगा और एक रेसिप्ट भी इशू होगा उसको। 6 मंथ्स का ये विंडो है। 6 मंथ्स की विंडो में टोटल अगर 70% के आसपास लोग अप्लाई करते हैं तो वो सेक्टर, चूंकि सेक्टर प्लान भी ऑलरेडी बन चुके हैं, 109 सेक्टर हैं डिफरेंट जोन्स के अंदर, जिसमें K1, L, N और P1, P2 सेक्टर्स के अंदर। यहाँ पर अगर सेक्टर के अंदर 70% लोग अप्लाई करते हैं तो वो लैंड पूलिंग के लिए सेक्टर एलिजिबल होगा। फिर कंटिन्यूस लैंड भी होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है जब इतना सब कुछ सोच के किया है, और फिर हम प्लानिंग की जब बात करते हैं तो ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ड्रेनेज, जो सारी चीजें हैं, उनको भी साथ में प्लानिंग करके, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 109 सेक्टर बन रहे हैं, तो उन सबकी प्लानिंग पहले देखकर, क्योंकि वाटर भी ऐसे एक बड़ा इशू है जो NCR में लोग फेस कर रहे हैं, तो उसके बाद ये प्लान तैयार किया गया। मेरे को लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी है जो लैंड ऑनर्स हैं उनके लिए, और जो बायर्स हैं जो अब तक घर के लिए NCR के ऑप्शंस को देखते थे, गुड़गांव, फरीदाबाद या नोएडा या बहादुरगढ़ के ऑप्शंस को देखते थे, उनके लिए एक सस्ते घर की स्कीम आ सकती है। गवर्नमेंट का जो एम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उसके लिए 50% जैसे एडिशनल FAR की बात भी आई है। तो EWS कैटेगरी, जैसे 30 से 40 स्क्वायर मीटर का साइज जो EWS कैटेगरी के अंदर आएगा, उस तहत भी करीब 5 लाख घर की उम्मीद है, और 17 लाख टोटल मकान बन सकते हैं, जिसमें करीब 76 लाख लोग रह सकते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट होने जा रहा है। ये विंडो का टाइम जरूर 6 मंथ्स है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में से एक्सटेंड करके भी मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ दिया जाए। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका घर का सपना जो आने वाले समय में पूरा हो सकता है, अगर वो दिल्ली में घर खरीदने का सोच रहे हैं। रमेश प्रभु जी, अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें, मेट्रो शहरों की बात करें, दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, वहां पर लोग जो है चूंकि नौकरी करने आते हैं तो सोचते हैं कि हमें अपना घर भी ले लेना चाहिए, लेकिन इन शहरों में जमीन जो है वो बहुत लिमिटेड है। ऐसे में इस तरह की स्कीम आपको क्या लग रहा है कि कितने फायदेमंद जो है वो महानगरों के लिए साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसे स्कीम बहुत पहला आना चाहिए था। जैसे कि मैं मुंबई का उदाहरण लूंगा, MMR रीजन में देखिए सिडको ने एक शुरुआत किया था, सिडको एरिया में, नवी मुंबई एरिया। अभी नोटिफाइड एयरपोर्ट एरिया आ चुका है। ऐसे मुंबई में BKC आ चुका है। लेकिन इसमें सब क्या था, गवर्नमेंट ने जो आगे बढ़कर एक नोटिफिकेशन करके उसके बाद लोगों को बोला कि आपको एक कंपलसरी एक्विजिशन जैसा, जैसे कि लैंड एक्विजिशन की जो बिल है वो इधर जो है वॉलंटरी हो रहा है,
मतलब एक डीडीए एक वेबसाइट बना के जो पूल बना रहे और लोगों को उसमें शामिल करके ले रही है, ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया स्कीम है और लोग इसमें बहुत आगे आएंगे, क्योंकि उनका जगह उनको मिलने वाला है, उधर ही गवर्नमेंट उसको डेवलप करके देने वाली है और अपने को खुद को डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा प्लानिंग अथॉरिटी आती है और वो पूरी टेक ओवर करती है, उसके बाद मुजाबा देती है, मतलब उनको एक जो कॉम्पनसेशन देती है 15%, 20%, 12.5%, इस तरह से जो गवर्नमेंट का स्कीम था वो बहुत सारा फेलियर होता था। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और अच्छे तरह से इसका स्कीम होगा और मुझे लगता है कि ये हर शहरों में जहां जहां डिस्ट्रिक्ट प्लेस है या जो मेट्रो एरिया है, मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ये इसके पहले ही करना था और इसमें जो चुनौती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट अपना ही टाइम लगा सकता है। हालांकि रोड और सड़क तो बन जाएगी, उसके बाद ड्रेनेज बाकी का जो डेवलपमेंट है उसमें 3 से 5 साल लग सकता है, लेकिन एक बार ये बन गई, मुझे लगता है कि जो शहरों में जितने आबादी हो रही है वो बाहर जाएगी और बहुत अच्छा एक प्लांट सिटी होगा। नहीं है तो अभी क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो भी मतलब नियर बाई एरिया है मेट्रो का, वो सब अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रही है, स्टेशन नहीं हो रही है, बाकी का नहीं हो रहा है। एक बार डेवलप होने के बाद उसको प्लानिंग करने को जाएंगे, ये बहुत दिक्कत होती है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और हर जो प्लानिंग अथॉरिटी है इसको अपनाना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाला 2022 में जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात किया प्राइम मिनिस्टर ने, ये हासिल करने के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली जैसे महानगरों में जो है ये स्कीम काफी सक्सेसफुल रहेगी। अजय जी, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुल रहेगी, लोगों का घर का सपना पूरा होगा, लेकिन क्या लगता है अगर हम प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो क्या आने वाले वक्त में इससे दिल्ली में जो प्रॉपर्टी की कीमत है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है लेकिन घर जो है वो महंगे होते जाएं और ज्यादा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सरकार का बहुत ही कमाल का कदम है, इसमें सब स्टेक होल्डर्स को, लैंड ओनर्स को स्टेक होल्डर्स बनाया है और डेफिनेटली इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से। जी बिल्कुल, बूस्ट तो मिलेगा लैंड इस पॉलिसी से, लेकिन आपको क्या लगता है कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी? डेफिनेटली, देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम सरकार का है और सरकार को कमर कसनी होगी इस काम के लिए। आई होप कि दिल्ली गवर्नमेंट साथ देगी, डीडीए, एमसीडी, अदर अथॉरिटीज, दिल्ली जल बोर्ड, सब लोगों का सहयोग रहेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में तो सरकार का रोल है ही और चाहिए भी होगा, लेकिन स्कीम जो लैंड पूलिंग पॉलिसी डीडीए का पर से कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में काफी बेनिफिट है स्टेक होल्डर्स को भी, घर खरीदने वाले को भी। हाउसिंग की अवेलेबिलिटी बहुत बेटर हो जाएगी और कम रेट पे घर मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है घर खरीदारों को इससे काफी फायदा होगा। प्रकाश, जिस तरह की ये पूरी स्कीम है ये इस वक्त जो है फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर ये सफल हो जाती है तो क्या इसका दायरा जो है वो एनसीआर तक बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि लोग जो है वो एनसीआर में भी काफी ज्यादा जो है घर खरीदना प्रेफर करते हैं। देखिए, एनसीआर में सबसे बड़ी जो बात है वो घरों की कमी नहीं है या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं है या कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं। एनसीआर की प्रॉब्लम कुछ और है, वो डिलीवरी की प्रॉब्लम है। काफ़ी होम बायर्स पहले से फंसे हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स में और सरकार के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि उन प्रोजेक्ट्स को कैसे रिवाइव किया जाए जहाँ पे होम बायर्स फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये जो स्कीम है खासकर डीडीए की, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में प्रदीप जी बता रहे थे कि ये इसमें प्राइवेट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। जो प्राइवेट डेवलपर है, बिल्डर है, वो आ रहे हैं, इंडिविजुअल खुद से बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे समझ आती है वो ये है कि सारे जो घर हैं वो आउटर दिल्ली में बन रहे हैं।
आपको याद होगा बवाना में, नरेला में, रोहिणी में इस तरह के काफी घर बने, डीडीए ने बनाए और उसके अलॉटमेंट भी उसकी हुई, लेकिन उसका रिस्पांस उतना बेहतर नहीं है। लोगों ने काफी ऐसे घर सरेंडर कर दिए, वापस कर दिए या फिर उसको रिसेल कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, काफी घर ऐसे खाली भी पड़े हुए हैं। मैं खुद इस तरह की एक स्टोरी करने के लिए नरेला, बवाना जैसे इलाकों में मैं गया और मैंने देखा कि काफी घर खाली हैं डीडीए के। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति है बाहरी दिल्ली के इस इलाकों में वो बेहतर नहीं है, और इसकी वजह यह है कि घरों की कीमतें जैसी है वो अलग बात है, लेकिन लोग वहां रहना नहीं चाहते, लोग वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लग रहा है। तो अगर इन इलाकों को, जैसा कि ये नए स्कीम में है 5 जोन है, इन इलाकों को अगर डेवलप किया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी इन इलाकों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसानी से पहुंचाना और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, ताकि लोग वहां पर रह पाए। अगर वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी घर बनते हैं और कोई किराए पे भी रहता है तो जाहिर तौर पर उसको अपने वर्क स्टेशन पे पहुंचने के लिए एक लंबा वक्त लगाना पड़ेगा। लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुधारनी होगी और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, तो यानी स्कीम के सामने जो है वही चुनौती आ रही है जो पहले डीडीए की स्कीम्स के सामने थी, क्योंकि बाहरी दिल्ली में अगर तमाम घर बनते हैं तो आखिरकार खरीदार जो है वो क्या स्कीम की तरफ आकर्षित होंगे नहीं होंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप डीडीए की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कैसे कराएं, सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। डीडीए ने पोर्टल लॉन्च भी कर दिया है और इस पोर्टल के जरिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ये बता रही है हमारी सहयोगी मानसी। रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर चाहे जो भी हो, लेकिन जब बात आती है जमीन की या फिर जब बात आती है घरों की, और अगर मेट्रो सिटीज की बात की जाए तो किल्लत हमेशा से ही जमीन की रही है। इस किल्लत को दूर कैसे किया जाए, कई सारे हल निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हल निकला है वो है लैंड पूलिंग। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी जमीन का मालिकाना हक है तो आप किसी अथॉरिटी के साथ जुड़कर उस जमीन पर रेसिडेंशियल यानी कि घर बना सकते हैं और फिर उसे बेचा जा सकता है। लैंड पूलिंग पॉलिसी तो आ चुकी है, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी का सपना साकार करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया है डीडीए ने, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो चुके हैं। तो चलिए आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे वेबसाइट पर जाकर क्या सारी डिटेल्स भरनी है, ये सारे एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाना होगा आपको। गूगल पर जाके आपको टाइप करना है डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे ये टाइप करेंगे डीडीए की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपको खोलना है। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे लैंड पूलिंग, यानी कि लैंड पूलिंग के तहत रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो आपको यहाँ पर जाकर पता चलेगा। इसे क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम फॉर लैंड पूलिंग, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम सिंगल विंडो के तहत लैंड पूलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप इसे खोलेंगे एक अलग पेज खुल जाएगा जहां पर लैंड पूलिंग से जुड़ी, इस पूरी सिस्टम से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहां पर मिल रही है। हिदायत यही है कि इस सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसे आप क्लिक करें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के तहत अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। अब देखिए, आवेदक जिसके पास जमीन का मालिकाना हक है उसे अपनी सारी डिटेल्स, जमीन कहाँ की है, उसकी मालिकाना हक सिंगल ओनरशिप है माने कि वो अकेला उस जमीन का मालिक है या फिर डुअल ओनरशिप है या मल्टीपल ओनरशिप है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी होगी, जिसके तहत डीडीए के पास आपकी सारी जानकारी पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप किस गांव को बिलोंग करते हैं, आप किस गांव से है ये आपको टाइप करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर चांदपुर को सिलेक्ट किया। उसके बाद जमीन का मालिकाना हक, मैं अकेली मालिक हूँ या मल्टीपल ओनर है उस जमीन के, वो डालेंगे। तो जैसे कि सिंगल ओनरशिप मैंने टाइप की तो एक अलग से फॉर्म खुल जाएगा जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड डिटेल्स, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। आपको सारी जानकारी अपनी भरनी है और इसी के साथ पैन कार्ड की एक कॉपी को अटैच करना होगा और साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जमीन का मालिकाना हक और उसके कागज, वो आपको इस पर अटैच करने होंगे। ये दोनों चीजें अटैच करके ये सारी जानकारी भर के जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, आप यहाँ पर डीडीए की इस साइट में
लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे और इस रजिस्ट्रेशन के बाद डीडीए आपको एक ई रसीद भी भेजेगा। जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा उस पर एक ई रसीद भेजेगा। आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत 75 लाख लोगों के लिए तकरीबन 17 लाख घर बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। यानी कि पूरी तरह से जमीन की किल्लत जो मेट्रो सिटीज में होती है उसे कम करने की कोशिश इस सुविधा के तहत होनी है। डीडीए जल्द ही इस पूरी सुविधा को अच्छे से समझाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी लेकर आएगा। तो आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर की मदद लेकर आप यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जानकारी भर सकते हैं। साथ ही आवेदक अपनी जमीन के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 कैटेगरीज हैं। जब आप पूरी जानकारी पढ़ेंगे तो ये 4 कैटेगरीज के बारे में आपको पता चलेगा। उस कैटेगरी के तहत आपको अपने रजिस्ट्रेशन को करवाना है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया, आपको एक ई रसीद मिल जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया है। साथ ही पोर्टल में सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होगा ये आपको बता देते हैं। सेक्टर की सीमा और जोनल डेवलपमेंट प्लान को तैयार किया जाएगा। जिस तरह से आप जमीन या कहां पर बिलोंग करते हैं, गांव या खेड़ा लिख रहे हैं, उस हिसाब से बाकी के भी लोग होंगे जो अपने गांव यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो पूरी सीमा क्या है सेक्टर की और जोनल प्लान क्या होगा ये इसके बाद तैयार किया जाएगा और फिर लैंड ओनर को डेवलपमेंट लैंड बिल्ट अप स्पेस में डेवलपमेंट का काम करना होगा। अब डीडीए क्या करेगा? 3 चीजें, सेक्टर की प्लानिंग, सड़क, पब्लिक यूटिलिटी और ग्रीन एरिया का काम भी डीडीए की तरफ से होता हुआ दिखेगा। तो पॉलिसी में तकरीबन 95 गांवों को शामिल किया गया है और इस हिसाब से आप डीडीए की वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन को रजिस्टर करवा सकते हैं और मेट्रो सिटीज में जो जमीन की किल्लत है उसे कम करने में मदद कर सकते हैं। तो मानसी आपको बता रही थी कि इस पोर्टल के जरिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, जरा दर्शकों को ये भी समझाइए कि इस पूरी स्कीम की बारीकियां क्या क्या हैं, जैसे कि कितनी मिनिमम जमीन होनी चाहिए जो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर 70% जमीन पर डेवलपमेंट हो रहा है तो बाकी 30% का क्या होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली चीज ये कि 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ की लैंड होनी चाहिए। अगर उससे कम भी लैंड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि आपको एक स्पेशल स्पेस नहीं मिलेगा, वहां आपको बिल्ड स्पेस मिलेगा। ये बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर हम बात करें 70% अगर एलिजिबल लोग आते हैं, मतलब जो अप्लाई करते हैं सेक्टर के अंदर के, और उसके बाद वो लैंड पूलिंग के लिए एप्लीकेबल सेक्टर हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ द लैंड का क्या होगा? देखिए, रेस्ट ऑफ द लैंड में ये विंडो जैसे अभी 6 मंथ्स के लिए ओपन है, जिसमें 60% एरिया मिल रहा है, जिसमें 60% को अगर हम बाइफ्रिकेट करें तो 53% रेजिडेंशियल है, 5% कमर्शियल है, 2% पब्लिक और सेमी पब्लिक यूज के लिए जिसमें रिक्रिएशनल जोन, क्लब की फैसिलिटी आती है, जिसके भी राइट्स लैंड ओनर के पास होंगे। तो वहां पर ये 60% लैंड के सिवा अगर बाद में सेकंड विंडो में हो सकता है कि अभी 60% मिल रहा है, बाद में वो 55 हो, 50% हो, तो उस एरिया में फिलहाल डेवलपमेंट चार्जेस जो एज पर एक्चुअल बताए जाते हैं कि वो एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो लैंड पूलिंग के अंदर आ रहा है या जिसने अप्लाई नहीं किया उसके लिए भी वहां डेवलपमेंट चार्जेस उनको भी पे करने पड़ेंगे। और अगर वो सेकंड विंडो या थर्ड विंडो में जाते हैं जब ओपन करेगी गवर्नमेंट, तो वहां पर उनको ये परसेंटेज जो डेवलप्ड लैंड का शेयर है हो सकता है आने वाले टाइम में जो एज पर पॉलिसी चेंज होगा वो एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70% अगर कंटीन्यूअस लैंड आती है और बीच में मान लीजिए कुछ कंटीन्यूअस नहीं आती, बीच में कोई पार्सल किसी और का आता है, तो ऐसे केस में भी एक्विजिशन पॉसिबल है। और एक्विजिशन जो है वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो इसकी पेमेंट है वो कंसोर्टियम को पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कंसोर्टियम पूरा काम करने वाला है। कंसोर्टियम को लैंड दी जाएगी, कंसोर्टियम उसे आपस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनको वो शेयर डिवाइड करेगा। और यहाँ डेवलपमेंट जो है वो डीडीए डिफरेंट जो एजेंसीज हैं जो काम करने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू वो डेवलपमेंट कराने जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लैंड ओनर्स के लिए मैं कहूंगा विन विन सिचुएशन है कि वो एक अच्छे रेट्स पे या तो सेल भी कर सकता है या वो अगर डेवलपमेंट बिल्कुल, लेकिन लैंड ओनर्स के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन रमेश प्रभु जी, लेकिन जो खरीदार होंगे, जो घर खरीदार होंगे, उनको जो चाहिए वो ये चाहिए कि जहां पे भी वो घर ले रहे हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जरूर उन्हें मिलना चाहिए, सुरक्षा जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, घर के पास जो है वो स्कूल हो, बिजली पानी के कनेक्शन हो। कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो महानगरों में साबित हो सकती है इस तरह की स्कीम में। बिल्कुल, वो तो मैंने शुरुआत में ही बताया, ये बहुत बड़ा चुनौती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या उधर का जो सुविधा हो, ये आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तब तक ये जो भी घर लेंगे
वो इन्वेस्टर के दोहरे ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे का उनको सेकंड जनरेशन के लिए घर मतलब सोच के इनको लेना होगा, क्योंकि कम से कम इसको 5 से 6 साल कोई भी गवर्नमेंट को लग सकती है कि सड़क बनाना, उसका पब्लिक सुविधा देना, फिर लोगों को बुलाना, करना, बिडिंग करना, फिर कंसोर्टियम साथ में आना, इसको एक टाइम मतलब एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। लेकिन ये जब होगा तो मुझे लगता है कि जितने भी उधर जमींदार है या जो भी इस पॉलिसी में शामिल होते हैं उनको सबको फायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि प्लान सिटी बनाना है तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल, तो सही आपने कहा कि घर खरीदारों के साथ साथ जिनकी जमीन है उनकी भी चांदी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रकाश आपका भी और प्रदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में दिल्ली में अपने घर खरीदने का सपना जो है वो आप सबका पूरा हो जाएगा। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।